आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जोहरी तंसीबात पर हमले के जवाब में ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर हमले की दी धमकी। कहा कि संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं इजराइल के ईरानी फौजी अड्डों पर हमले जारी। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज को बंद करने की दी मंजूरी। अब ईरान की आला सलामती कौंसिल करेगी हतमी फैसला। वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में हुकूमत की सूरत हाल पर गहरी नजर। कहा कि भारत के पास तेल के ज़खायर हैं मौजूद। ईंधन की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जरूरी करेंगे इक़दामात। ईरान और इजराइल तनाज़े से पैदा हुई सूरत हाल पर मीटिंग का दौर जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास किया गया तलब। तो वहीं IAEA का भी हंगामी इजलास होगा आज। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मॉस्को पहुंचे। ऑपरेशन सिंधु के तहत 285 मजीद भारतीय शहरी ईरान से नई दिल्ली पहुंचे और अब तक मजमूई तौर पर 1713 भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी। महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश और गुजरात में मूसलाधार बारिश के लिए किया रेड अलर्ट जारी। जबकि छत्तीसगढ़ के 18 अजला में बारिश के लिए भी येलो अलर्ट किया गया जारी। और अब खबरें तफसील से। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी तनाज़े में अमेरिका के दाखिले के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान लफ्ज़ी जंग शुरू हो गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अमेरिका को धमकी देते हुए खबरदार किया है कि वो जारी तनाज़े से दूरी अख्तियार करे। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने दोनों ममालिक के दरमियान जारी तनाज़े में मदाखलत जारी रखी तो अमेरिका को भी संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान और इजराइल के दरमियान तनाज़ा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक्स पर ईरान में ताज़ा हमलों के बारे में मालूमात दी हैं। IDF ने कहा कि इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर तकरीबन 20 इजरायली लड़ाका तैयारों ने बेक वक्त ईरान के करमानशाह, हमदान और तेहरान में वाक़े अड्डों पर हमला किया है। IDF के मुताबिक ये कार्रवाई ईरानी फौजी सलाहियतों को कमज़ोर करने और ख़ित्ते में फ़िज़ाई कंट्रोल को यकीनी बनाने की हिकमत अमली का हिस्सा है ताकि इजरायली शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। उसने ये भी कहा कि यह ऑपरेशन ईरान की जारहाना सरगर्मियों और मुमकिना ख़तरात को रोकने के मकसद से किया गया है। इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तई बड़े फौजी अड्डों पर अमेरिकी फौजी हमलों के बाद ईरान में हुकूमत की तब्दीली का इशारा दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को दोबारा अजीम बनाने में नाकाम है तो फिर हुकूमत की तब्दीली क्यों नहीं होगी। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी फौज की तारीफ भी की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगरचे हुकूमत की तब्दीली का लफ्ज़ इस्तेमाल करना सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत इसे दोबारा अजीम बनाने में नाकाम है तो फिर हुकूमत की तब्दीली क्यों नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। ईरान ने अपने 3 जोहरी तंसीबात कर अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान की पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज को बंद करने की मंजूरी देती है, जो कि तेल के बहरी जहाज़ों का मरकजी रास्ता है। ईरानी सरकारी मीडिया ने इतला दी है कि हतमी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल करेगी। स्ट्रेटेजिक उमूर के माहिरीन का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई बुरी तरह से मुतासिर होगी। अगर आबनाए हुर्मुज बंद हो जाता है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी और महंगाई भी बढ़ेगी। काबिल जिक्र है कि ईरान के ज़ेर कंट्रोल समुद्री तेल का बड़ा
रास्ता खलीज ममालिक से पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में खाम तेल की 26% तिजारत इसी समुद्री रास्ते से होती है। अगर इसमें कोई रुकावट पैदा हो जाए या इसे बंद कर दिया जाए तो इसका असर अमेरिका के साथ साथ भारत समेत कई यूरोपीय ममालिक पर भी देखा जा सकता है। ये तेल का रास्ता, जो दुनिया के अहम तरीन जहाज रानी के रास्ते में शामिल है, अपने तंग तरीन मकाम पर तकरीबन 96 मील लंबा और 21 मील चौड़ा है और इसकी दोनों सिमतों में 2 मील चौड़ी 2 शिपिंग लेन हैं, जहां ईरान पाबंदी लगा सकता है। आबनाए हुर्मुज खलीज फारस को खलीज अम्मान और बुहरा अरब से जोड़ता है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और आयरलैंड के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी का बढ़ना मुकम्मल तौर पर गैर मुतवक्किअ नहीं था। हुकूमत को इसका अंदाज़ा था। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने के इम्कान समेत सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा ले रही है। उन्होंने कहा कि भारत के पास तेल के ज़ख़ायर मौजूद हैं और ईंधन की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। Diversified the sources of supply, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. We are in touch with all possible actors in this, the supply routes, etc. And I believe that there is no cause for any alarm on this score. Of course, we will be watching the unfolding situation. And the Honorable Prime Minister has already spoken with all the major leaders. He's had a long conversation with the President of Iran also, and calling for de-escalation. It is our hope, and all of us are expect that the situation will result in calm and de-escalation rather than further escalation. But meanwhile, we continue to be prepared to meet the evolving situation. See, it's very difficult. It's very difficult to speculate on the price factor. But as I said, the Modi government has, over the past several years, not only ensured the stability of supplies, but also affordability. And we will take all necessary measures to ensure that. वहीं ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय हुकूमत मुसलसल बहरान में फंसे भारतीय शहरियों को बाहिफाजत मुल्क वापस ला रही है और इससे मुल्क भर के खानदानों को राहत और एतमाद मिल रहा है। मशहद से महान एयर की परवाज W571 से 285 भारतीय शहरी नई दिल्ली पहुंचे। इस तरह ईरान से अब तक कुल 1713 भारतीयों को वापस लाया गया है। ऑपरेशन सिंधु भारत की तेज रफ्तार और फैसला कुन सिफारतकारी की एक मिसाल है, जिससे जाहिर होता है कि बहरान के वक्त भारत अपने शहरियों की हिफाजत को सबसे अहम समझता है। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने कुछ खानदानों से खुसूसी बातचीत की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान से लोग आ रहे हैं, भारतीय नागरिक, खुशी है आंखों में और सबसे बड़ी बात है कि लफ्ज में हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये नारा लगातार यहाँ पे हिंदुस्तान हिंदुस्तान। मुझे ये बताइए कितना मुश्किल था वहाँ पे और वहाँ से किस तरीके से आपको लेके आए? भारत सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जी, हम बस यही कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन एम्बेसी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया। आप बताइए। मोदी जी की बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो उम्मीद नहीं समझ रहे थे कि वापस आएंगे,
लेकिन सरकार ने बहुत बड़ा काम किया जो हम लोग आ गए हैं वापस। मुश्किल था वहाँ पे, है ना? जी काफी मुश्किल था। हम बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं कि हम भारत देश के निवासी हैं, जिन्होंने हम जिसके इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं कि हमको इतनी अच्छे से निकाल लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं होने दी, सारी सुविधाएं मिली हैं। और इसके अलावा हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें बहुत सही टाइम पे निकाल लिया गया कि वहाँ हालात बिगड़े, उससे पहले भी हम निकल चुके हैं। और यहाँ पे लगातार हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे जा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रगुजार है मोदी जी के, इंडियन गवर्नमेंट के, कि उन्होंने हमें एक एक वक्त में हमारा साथ दे के बहुत अच्छी सहूलियत के साथ। इंडियन एम्बेसी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि भाई उन्होंने हमारी बहुत खाने पीने के अंदर मदद की, हर चीज का ट्रांसपोर्ट, हर चीज फ्री में कराई है उन्होंने। स्पेशली जॉन सर जो उन्होंने सपोर्ट किया है, जो ईरान में जॉन सर है इंडियन एम्बेसी के, बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने। बहुत मदद की। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हो रहे, भारत का झंडा यहाँ पे सबके हाथ में है और हिंदुस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिल्ली एयरपोर्ट T3 पे लगातार जारी है, क्योंकि भारत के नागरिकों को यहाँ पे सही सलामत लेके आने में भारत की सरकार ने बहुत बड़ा अहम रोल निभाया है। इंडियन एम्बेसी ने कि जो तेहरान में है हमारा पूरा साथ दिया, हम कभी भी उनका ये एहसान फरामोश नहीं कर सकते और हमेशा उनको दिल से दुआएं देते रहेंगे। वजारत खारजा हिंदुस्तान की जनाब जयशंकर साहब को हम हमेशा हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेंगे। ईरान से हिंदुस्तान के जो जवाहर थे उनको लाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का ने जो हमको यहाँ लाए, इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। भारतीय नागरिकों को लेके आए हैं यहाँ पे T3, यहाँ पे ईरान से, और बहुत ज्यादा खुश है ये लोग। हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगातार गूंजे जा रहा है। क्या पर्सन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। वहीं भारत में इजराइल के सफीर रुवेन अजार ने कांग्रेस की रहनुमा सोनिया गांधी की एक अखबार में ईरान की हिमायत करने वाले मजमून लिखने पर तनकीद की है। उन्होंने सोनिया गांधी के बयान को मायूस कुन करार दिया। I think politicians should be informed. We were disappointed to see that the person you mentioned hasn't condemned the 7th of October attacks the way that should be condemned. I think that ignoring 3 decades of Iranian aggression in the region is something that is completely unacceptable. And, people are entitled to have their opinions, but I think that we should look more into the reality and the facts, and that everybody understands that Iran is the aggressor here. Israel had no choice but to act at a moment that Iran was going to acquire the weapons to destroy us. And I'm happy that our government took that decision. और इस दौरान बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने ईरान की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र आज एक हंगामी इजलास तलब किया है। एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रॉसी ने गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वो ईरान की जोहरी तंसीबात पर अमेरिकी फ़ौज के हमलों के बाद एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर का हंगामी इजलास तलब किया है। हुकूमत हिंद के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक यूनिट ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के हवाले से सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले झूठे दावे की तरदीद की है। बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स ने दावा किया था कि अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के खिलाफ हवाई जहाज चलाने के लिए भारतीय फ़िज़ाई हुदूद का इस्तेमाल किया। PIB के फैक्ट चेक यूनिट ने अपनी तहकीकात में ये दावा फर्जी पाया। फैक्ट चेक यूनिट ने एक लिंक भी शेयर किया है जिसमें एक अमेरिकी फ़ौजी अफसर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान अमेरिकी तैयारों के इस्तेमाल करदा रास्ते की वजाहत कर रहा है। महाराष्ट्र के धुले ज़िले के शिरपुर तालुका में वाक़े रोहिणी ग्राम पंचायत ने मुल्क भर में अपनी पहचान बनाई है। रोहिणी ग्राम पंचायत को 28वें कौमी ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में गोल्डन मेडल से नवाजा गया है। 100% कबायली गांव होने के बावजूद रोहिणी टेक्नोलॉजी पर मबनी दही हुकूमत के लिए एक कौमी मॉडल के तौर पर उभरा है। ये एजाज़ न सिर्फ रोहिणी ग्राम पंचायत बल्कि पूरे धुले ज़िले और रियासत महाराष्ट्र के लिए फ़ख्र की बात है।
धुले जिले के शिरपुर तालुका की रोहनी ग्राम पंचायत, जो कि मुकम्मल तौर पर कबायली आबादी वाली पंचायत है, कोविड-19 के बाद से डिजिटलाइजेशन की एक मिसाल बन गई है। पहले यहाँ डिजिटल सहूलत कम थी, लेकिन कोविड-19 के बाद इस पंचायत ने एक नया रूप इख्तियार कर लिया है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल की मदद से यहाँ के लोगों ने पंचायती स्कीमों से खिदमात तक डिजिटल तब्दीली को मुमकिन बनाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे तैयार किया जाए, इसके लिए हम लोग ने एक मीटिंग आयोजन किया और उस मीटिंग के तहत हम लोगों ने एक वेबसाइट तैयार करने के लिए निर्णय लिया। और आज वेबसाइट के चलते हमारे गांव में एक खुद की वेबसाइट है और जो लोगों को ग्राम पंचायत में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उनको जितने भी जो जन्म प्रमाण पत्र रहेगा, मूर्ति प्रमाण पत्र रहेगा या कर भरना रहेगा या कोई भी जो उनको आधार कार्ड दुरुस्ती के लिए रहेगा, उसके लिए भी हम लोग ने वहाँ पे एक ऑप्शन दिया है। रोहनी ग्राम पंचायत ने अपनी तमाम बड़ी खिदमात को डिजिटलाइज किया है। अब लोग सरकारी दफ्तर जाने के बजाय व्हाट्सएप, ईमेल या सिटीजन पोर्टल के जरिए अपने घरों से पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट जैसे अहम दस्तावेजात ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। इससे वक्त की बचत हुई है और कागजी कार्रवाई में भी कमी आई है। Gram Panchayat level has its own exclusive website to avail more than 1,000 services end to end with one click at home. Secondly, the utilization effectively of apps like Meri Panchayat app and Nirnay app to grievance redressal and also for uploading the Gram Sabha decisions. And improving digital literacy, we have a dedicated ICT lab here, and also all departments, be it health, education, women and child, veterinary services at the Gram Panchayat have been digitized and delivered online. We are the first panchayat in the state to go paperless and adopt the e-office model, which is generally at the central and state government adopted. And it has also helped to take suggestions online from the people anywhere across any location you are located. But netizens of the Gram Panchayat can attain Gram Sabha online. रोहनी पंचायत महा ऑनलाइन आईडी के जरिए गांव वालों को रियासती और मरकजी हुकूमत की 956 से ज्यादा स्कीमें फराहम कर रही है। तालीम, सेहत, मवेशी परवरी जैसी कई स्कीमों के फवाइद ऑनलाइन हासिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स और दीगर फीस भी यूपीआई या क्यूआर कोड के जरिए ऑनलाइन जमा की जा सकती हैं, जिससे शफाफियत में इजाफा हुआ है। 2020 के कोविड के बाद जो चेंजेस आए थे कि सबके सब ऑनलाइन काम होने लगे, आंगनवाड़ी के बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लगे, स्कूल के बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लगे, उसके बाद जो वर्क कर रहे थे बाहर वो ऑनलाइन वर्क करने लगे। तो ये सब ऑनलाइन होने के बाद जब 2025 में ई गवर्नेंस ने हमें पुरस्कार दिया तो आज हमें पता चल रहा है कि ऑनलाइन की ताकत क्या होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे लिए ये बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि हम एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है। एक तो हमारे गांव में मतलब आजू बाजू अगर पहाड़ी इलाका है, लेकिन इतने इलाके में इंटरनेट आना और इंटरनेट आने के बाद हमारे सारे लड़कों के पास मोबाइल आना और सब सुविधाएं ऑनलाइन होना, ये सबसे बहुत अच्छी बात हुई है। रोहनी ग्राम पंचायत को 28वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया है। रोहनी ग्राम पंचायत का ये डिजिटल इनकलाब जाहिर करता है कि चाहे वसाइल महदूद हो या इलाका दूर दराज हो, सही क़यादत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तब्दीली मुमकिन है। ये पंचायत न सिर्फ धुले जिले के लिए बाइसे फ़ख्र है, बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक तहरीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना चाहिए। रोहिणी गांव जो ग्राम पंचायत है और धुले में स्थित है महाराष्ट्र के, उसने ये मंत्र को सिद्ध कर दिखाया और आसपास के कई गांवों के लिए आज एक मिसाल के तौर पर उभरा है। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, रोहिणी, धुले, महाराष्ट्र। और छत्तीसगढ़ के शुमाली बस्तर में मुसलसल बारिश जारी है। महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़ के सिरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर डिवीजन के 18 अजला में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर और बलरामपुर और छत्तीसगढ़ के दीगर अजला में गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।
महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश और गुजरात में आज तक मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। शुमाल मगरबी और शुमाल मशरक़ी भारत में अगले 3 से 4 दिनों तक तूफ़ानी बारिश की तवक्को है। जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2 दिनों में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों, मगरबी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने मगरबी बंगाल के तमाम अजला में 27 जून तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा के डीजीपी, एडीजीपी और सीनियर उहदेदारों के साथ नक्सलिज्म पर एक जायजा मीटिंग की सदारत की है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने गुज़िश्ता 1.5 साल में बीजेपी हुकूमत की तरफ से नक्सलिज्म के खिलाफ रियासती हुकूमत की मुहिम की सताइश की। उन्होंने कहा कि रुकी हुई नक्सल मुखालिफ मुहिम तेज़ रफ्तारी से चलाई गई और रियासत को नक्सलिज्म से पाक करने की सिमत में आगे बढ़े हैं। अमित शाह ने कहा कि विष्णुदेव और शिव जय शर्मा ने न सिर्फ नक्सल मुखालिफ कार्रवाइयों को तेज़ किया है बल्कि वक्तन फ़वक्तन इस मुहिम की रहनुमाई भी की है। सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले को भी बढ़ाया और इस लड़ाई में मुकम्मल ताउन किया। हथियार डालने की पॉलिसी का फ़ायदा उठाएं। उन्होंने नौजवानों से अपील करते हुए कहा है कि उन्हें तरक्की के सफ़र में शामिल होने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में फौज के फॉरवर्ड एरिया कैंप में 2 दिन गुजारे। सोशल मीडिया साइट पर तस्वीरें शेयर करते हुए किरेन रिजिजू ने लिखा कि हमारे बहादुर सिपाहियों की वजह से भारत की सख्त सरहद महफूज है। अरुणाचल प्रदेश में मेरे लोकसभा हलके में फौजी और सिविलियन कोऑर्डिनेशन अच्छा है। मैंने 2 दिन फौज के साथ मांगो चूना फॉरवर्ड एरिया में गुजारे। मादर वतन से अहद बस्तगी अव्वलीन तरजीह है। जय हिंद। और उड़ीसा का बोध जिला अब भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। मरकजी वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह मालूमात शेयर की है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने 20 जून को इस नई रेल सर्विस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस इक़दाम से मकामी लोगों को सफ़र और कारोबार दोनों में मदद मिलेगी। एयर इंडिया ने इतवार को बड़ा फैसला किया है। टाटा ग्रुप एयरलाइन 19 रूट्स पर 118 हफ्तावार परवाजें कम करेगी। ये परवाजें छोटे साइज वाले हवाई जहाज के जरिए चलाई जाती हैं और इसके साथ साथ 3 रूट्स पर फिजाई सर्विस भी आर्जी तौर पर बंद कर दी जाएंगी। एयर इंडिया ने पहले बड़े साइज के तैयारों की बैनुल-अक़वामी परवाजों में 15% कमी का ऐलान किया था। ये तमाम तब्दीलियां सिर्फ कुछ अरसे के लिए की जा रही हैं। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डालें तो जिस तरह से ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी और लगातार हमले जारी हैं, इसी तरह से बयानों का सिलसिला भी जारी है। जहां ईरान के रहबरे आला यानी कि उनका बयान यहाँ पे सामने आया। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए तमाम तर इख्तियारात खुले हैं। ईरान ने ये बात कही है और साथ ही खामनई ने ये बात कही है कि आपने शुरू किया है और हम इसका खात्मा करेंगे। दूसरी सुर्खी भी जान लेते हैं, जहां आपको बता दें कि ईरान में जहां लगातार इजरायली हमले जारी हैं तो ईरान से लोग वहां से इनखला कर रहे हैं, जिसमें भारत से भी कई लोग हैं जो वापस आए हैं। इसी तरह से बहुत सारी मुल्कों से लोग ईरान पहुंचे हुए थे, वो भी बाहर आ रहे हैं। जहां अफगानिस्तान से एक खबर आई है कि हर रोज़ 10,000 अफगानी मुहाजिरीन ईरान से वापस लौट रहे हैं। आगे की सुर्खी भी जान लेते हैं और खेल की खबरों की बात करते हैं, जहां भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल बारिश की वजह से वक्त से पहले ख़त्म हो गया। खेल के ख़त्म पर भारत ने दूसरे इनिंग्स में 2 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए थे और इस तरह से भारत की मजमूई बढ़तरी 96 रन की हो गई है।
और भारत ने चीन के बीजिंग में मुनक़िद वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2025 के फ़िदाई दिन 4 तमग़े, 1 तलाई, 1 चांदी और 2 कांसा जीत कर अपनी बैनुल-अक़वामी मुहिम को मजबूती से शुरुआत की है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।